हेलो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने सिंपल मशीन का जो थ्योरी पार्ट था उसको कंप्लीट कर लिया। अब सिंपल मशीन को पढ़ लेने के बाद आपको तकरीबन 35-40 क्वेश्चन लगाने होंगे। मैंने 35 क्वेश्चन लिए हैं जो कि मैं आपको सिंपल मशीन में लगाने वाला हूं, और देखिएगा ये क्वेश्चन कितने बेहतरीन टाइप के हैं, इससे पूरा रिवीजन हो जाएगा, है ना। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो। पहला क्वेश्चन क्या है कि 80 न्यूटन के प्रयास द्वारा 1000 न्यूटन का भार उठाया जाता है। मशीन का वेट अनुपात दिया है और बताइए मशीन क्या कहलाती है ना। हर क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा डिटेल में समझेंगे। जैसे कि आदर्श मशीन, आइडियल मशीन क्या होती है सर? एक ऐसी मशीन होती है जिसकी दक्षता कितनी आए सर? जिसकी दक्षता 101% है। सर इरिवर्सिबल मशीन क्या होती है? जिसकी दक्षता 50% से कम है। और रिवर्सिबल मशीन क्या होती है? जिसकी दक्षता 50% से ज्यादा है। ये बात मैंने आपको पढ़ा रखी। बट हम लोग इफिशियंसी निकाले कैसे? तो आपको सीधा सीधा फंडा पता है बच्चा कि इफिशियंसी का मतलब होता है मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइड बाय वेलोसिटी रेशियो, होता है ना। तो आपको वेलोसिटी रेशियो तो 20 पता है, बट मैकेनिकल एडवांटेज कैसे निकलता है? तो कहना मैकेनिकल एडवांटेज निकालने के लिए आपको ऊपर लोड यानी W और नीचे लगाया गया एफर्ट ये लगाना है। तो आप बताइए 80 न्यूटन के प्रयास द्वारा 1000 न्यूटन उठाया जा रहा है, तो आप 1000 न्यूटन को ऊपर रखिए और इसके बाद प्रयास यानी 80 न्यूटन को नीचे रखिए। देख लो, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा ध्यान से देखूं तो 10 से 10 कैंसिल, देख लीजिए 100/8 कितना हो जाएगा? 100/8 हो जाएगा 25/2। हमने मैकेनिकल एडवांटेज निकाल लिया 25/2। तो वैल्यू को जल्दी से पुट कीजिए, यानी मैकेनिकल एडवांटेज रखिए 25/2 और डिवाइड बाय वेलोसिटी रेशियो कितना रखना है सर? वेलोसिटी रेशियो रखना है 20। देख लो, तो फाइनली मुझे बताइए अगर मैं आपसे पूछूं कि ये मान कितना आने वाला है, तो 25/20 दूनी 40, ऐसे ही पूछा है ना। अच्छा, मैं इसको और थोड़ा सॉल्व कर लूं तो 5 से हमारा कैंसिल हो जाएगा, 5 पंचे 25, 8 और गुणे 100 करना पड़ेगा परसेंटेज बनाने के लिए। देख लो, अब आप मुझे बताइए इसको सॉल्व करने से मेरा आंसर कितना आएगा? तो 100/8 12.5 होता है, और अगर मैं 12.5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा जो भी उत्तर आएगा वो 50% से ज्यादा ही आएगा। ठीक है, आप चाहो तो इसको कंप्लीट भी निकाल सकते हो। 4 से कैंसिल कर दीजिए ये 25 पंचे 125/2 यानी 62.5% आ गया दक्षता। अब अगर दक्षता 62.5% आ गई, यानी आपकी दक्षता 50% से ज्यादा आ गई, तो कंफर्म ये रिवर्सिबल मशीन होगी। तो किसी भी मशीन की को रिवर्सिबल होने के लिए उसकी दक्षता 50% से ज्यादा आनी चाहिए। दक्षता 50% से ज्यादा आ रही, इसका मतलब ये रिवर्सिबल मशीन होगी। ऑब्वियस सी बात है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल मशीन। एकदम आसान सा सवाल कि बताइए रिवर्सिबल मशीन की दक्षता कितनी होती है? तो कहना रिवर्सिबल मशीन है तो दक्षता कंफर्म जो होगी इसकी 50% से ज्यादा, है ना। और अगर 50% से कम है तो बताइए कैसी मशीन होगी सर? ये होगी इरिवर्सिबल मशीन। इरिवर्सिबल मशीन की दक्षता 50% से कम, ऑप्शन नंबर 87। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, भार W और प्रयास P, तो मशीन के नियम का समीकरण तुमसे पूछा जा रहा है कि बताइए मशीन के नियम का समीकरण क्या है। तो याद करो, आप लोगों को मैंने मशीन का नियम पढ़ाया था और मशीन के नियम से आपको पता चला था कि y एक्सिस में हम लोग प्रयास P लेते हैं और x एक्सिस में W लेते हैं। हालांकि मैंने आइडियल और रियल मशीन दोनों के लिए बताया था, बट इन्होंने रियल मशीन के लिए पूछा है। तो रियल मशीन के लिए ये जो इक्वेशन आई थी वो आई थी P बराबर mW + C। और याद करो C ये वो इफर्ट था जो कहां पर खर्च होता है सर? ये वो इफर्ट है जहां फ्रैक्शन में खर्च होता है। तो बताइए इस प्रश्न का जो सही आंसर माना जाएगा वो P बराबर mW + C माना जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द एफिशिएंसी ऑफ सेल्फ लॉकिंग मशीन। अब मुझे बताइए सेल्फ लॉकिंग मशीन की दक्षता कितनी होती है? पहले आप ये समझो कि ये सेल्फ लॉकिंग मशीन होती कितनी है क्या? तो याद करिए, मैंने कहा था कि जिस मशीन में फ्रिक्शन ज्यादा होता है, दैट मींस घर्षण ज्यादा होता है, उसमें अगर आप इफर्ट को हटा लीजिए तो वहां पर स्वयं ऑटोमेटिक रुक जाती है, वापस नहीं, रिवर्स डायरेक्शन में आपको कोई एनर्जी नहीं मिलती। और ऐसी मशीन को मैंने एक और नाम से भी बोला था, इसी को बोला जाता है इरिवर्सिबल मशीन। तो याद रखना, इरिवर्सिबल मशीन दैट मींस सेल्फ लॉकिंग मशीन एक ऐसी मशीन होती है जिसकी दक्षता 50% से सॉरी सेल्फ लॉकिंग है ना, जिसकी दक्षता 50% से कम होती है।
है ना। तो इरिवर्सिबल मशीन की दक्षता 50%। इसका मैंने 1-2 एग्जांपल ही बताए थे, जैसे कि एक्सट्रूजेट, है ना। चलो आगे देखिए, मशीन की अधिकतम दक्षता कितनी है। तो जब मैंने आप लोगों को मशीन का नियम पढ़ाया था, तो मशीन के नियम में फॉर्मूला आया था P बराबर mw प्लस C, यही तो आएगा। फिर यहां मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए थे याद करने के लिए। एक तो फॉर्मूला बताया था कि मैकेनिकल एडवांटेज का अधिकतम मान कितना होना चाहिए, एक मैंने ये बताया था। और दूसरा मैंने बताया था कि भाई जो इफिशियंसी आती है, इफिशियंसी का अधिकतम मान कितना होना चाहिए, दूसरा मैंने ये बताया था। बताओ, है ना। तो मेरे भाई मैकेनिकल एडवांटेज का जो अधिकतम मान था वो 1/m आया था, लेकिन इफिशियंसी का मैक्सिमम मान 1/m इंटू VR आया था। देख लो, क्योंकि वो निकला आया था ना, कोई बड़ी बात नहीं है। इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या आया था सर, इफिशियंसी का फॉर्मूला आया था मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइड बाय वेलोसिटी रेशियो। तो जब मैकेनिकल एडवांटेज की जगह 1/m लिखेंगे तो मानी बात है कि इसका जो सही आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर, अच्छा इन्होंने क्या पूछा, अधिकतम दक्षता, तो ऑप्शन नंबर डी। सर मैक्सिमम एफिशिएंसी पूछिए, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, निम्नलिखित दूरी को देखते हुए दिखाए गए लीवर के आदर्श यांत्रिक लाभ की गणना कीजिए। आप ये सब दूरी देखिए और इसमें जो आदर्श यांत्रिक लाभ है उसकी गणना करके बताइए कि आइडियल यांत्रिक लाभ कितना होना चाहिए। लेकिन पहले समझना पड़ेगा बात को कि ये डायग्राम कैसे दिखाई दिया। मैंने आपको कई बार बताया है कि जो पॉइंट पे इस तरह से ट्रेंडल बना हो तो समझ लाना ये पॉइंट हमारा फलक्रम होगा, फलक्रम। सर ये लोड हो गया और यहां पर इफर्ट है ना। उन्होंने कुछ डिस्टेंस दी है, बी से ए तक की दूरी 2 मीटर है। देखो बी से ए तक की दूरी है सर, इसको दूरी तो इन्होंने 2 मीटर बोला है। चलिए, ए से सी तक की दूरी 1 मीटर है। दैट मीन्स ए से सी तक की ये जो दूरी है सर, इस डिस्टेंस को इन्होंने 1 मीटर बोला। देख लो, और बोला जा रहा है कि बताइए यांत्रिक लाभ कितना होना चाहिए। वाह भाई वाह। और एक और लाइन भी बोली है सर, मशीन कैसी है, सर मशीन है आदर्श। अच्छा आदर्श मशीन है, आइडियल मशीन है, तो पहले हम लोग वेलोसिटी रेशियो निकाल ले। और आपको पता है कि आइडियल मशीन के लिए जो वेलोसिटी रेशियो होता है सर वही तुम्हारा मैकेनिकल एडवांटेज होता है। लेकिन किस मशीन के लिए, कहना आइडियल मशीन के लिए, है ना। चलो स्टार्ट करते समझना। तो मेरे भाई अगर किसी लीवर के लिए आपसे बोला जाता है वेलोसिटी रेशियो निकालो, तो इसका मतलब होता है कि प्रयास भुजा ऊपर रखी जाती है, यानी जो प्रयास भुजा है जिसको आप इफर्ट आर्म कहते हैं सर, वो ऊपर रखा जाता है। और नीचे बताइए क्या रखा जाता है सर, नीचे रखा जाता है लोड आर्म। ये तो होता है, बताइए। तो इफर्ट आर्म कितनी है, तो इफर्ट आर्म का मतलब जहां इफर्ट लगाया गया, इफर्ट आर्म पूरा यहां से लेकर देख लो यहां तक है। तो इफर्ट आर्म बताइए कितना दिखाई दे रहा है सर, इफर्ट आर्म मुझे 3 दिखाई दे रहा है। लोड आर्म जहां लोड है, फलक्रम से लोड की दूरी 2, तो वेलोसिटी रेशियो 1.5 हो गया। और जितना वेलोसिटी रेशियो होगा उतना ही तुम्हारा मैकेनिकल एडवांटेज भी होगा। ऐसा इसलिए है मेरे भाई क्योंकि आइडियल मशीन बोला गया, आदर्श बोला गया। यही रीजन है कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, 1.5 के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मशीन का अधिकतम यांत्रिक लाभ बताइए। हाँ ये सवाल बढ़िया है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने इस क्वेश्चन को पूरी तरह से एक्सप्लेन किया था कि मैकेनिकल एडवांटेज का अगर तुमसे कोई मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाए तो सीधा सीधा 1/m बताइए। क्या बताइए, 1/m। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। मुझे ये क्वेश्चन ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मशीन की दक्षता होती है, या मुझे बताइए मशीन की इफिशियंसी क्या होती है। पूछा जा रहा है कि बताइए मशीन की दक्षता क्या होती है। तो कहना अगर मशीन की दक्षता के बारे में बोला जा रहा है तो सीधा सीधा सबसे पहला एक फॉर्मूला होता है आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। एक तो ये होता है, और दूसरा फॉर्मूला मैंने बताया था कि मैकेनिकल एडवांटेज में अगर आप वेलोसिटी रेशियो का डिवाइड कर देते हैं तो भी तुम्हारा मशीन की दक्षता मिलेगी। पहला देखिए, मशीन द्वारा किए गए कार्य और मशीन पर किए गए कार्य। अब देखो इन्होंने बहुत सिंपल सी बात बोली है, मशीन द्वारा किए गए कार्य सर ये मेरा हो जाता है आउटपुट, और मशीन पर किए गए कार्य सर ये मेरा हो जाता है इनपुट। तो इसका मतलब इन्हीं दोनों का अनुपात दक्षता है। अगला देखिए, मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो, सर ये भी दक्षता है। तो दोनों ही कहीं ना कहीं ऑप्शन दक्षता के हैं, इसलिए इसका जो सही उत्तर माना जाएगा उपयुक्त दोनों ही फॉर्मूले हमारे इफिशियंसी के हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
वह मशीन जिसकी दक्षता 100% है उसे क्या कहते हैं, और जिसमें घर्षण शून्य है। अरे वाह, तो भाई अगर 100% दक्षता है तो मानी बात है 100% दक्षता का मतलब होता है कि वो मशीन मेरी कैसी मशीन है सर, वो आइडियल मशीन है। रियल मशीन वो होती है जिसकी दक्षता 100% से कम हो, रिवर्सिबल मशीन वो होती है जिसकी दक्षता 50% से ज्यादा हो, और इरिवर्सिबल मशीन वो होती है जिसकी दक्षता 50% से कम हो। ये अपरिवर्ती लिखा हुआ है, थोड़ा सा इंग्लिश गलत लिखी है, यहाँ इरिवर्सिबल लिखा होना चाहिए था, है ना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, 100% दक्षता है, इसका मतलब आइडियल मशीन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10वां नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट। एक स्क्रू जैक के स्क्रू की पिच, अब ये स्क्रू जैक का देखो सवाल आ गया, स्क्रू जैक में स्क्रू की जो पिच है वो कितनी है सर, स्क्रू की पिच 9 mm है, और हैंडल की जो लंबाई दी गई है वो 45 सेंटीमीटर है, लेकिन 45 सेंटीमीटर को मैंने 450 mm लिख दिया। तो स्क्रू जेट का तुमसे बोला जा रहा है कि बताइए वेट अनुपात कितना होना चाहिए, वेलोसिटी रेशियो कितना होना चाहिए। तो मेरे भाई आपको मैंने बता भी रखा है कि जो तुम्हारा सिंपल स्क्रू जेट होता है उसके वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला होता है 2πL/P, होता है ना 2πL/P, हैंडल घुमा 2πL डिवाइड बाई पिच। तो चलिए फिर वैल्यू को पुट करते हैं। 2 पाई का मतलब होता है 3.14 और L का मान आ रही है 450 और पिच हो रही तुम्हारी 9। देख लो लग जाएगा, बड़े आराम से लग जाएगा, परेशान मत होइए। देखिए 9 से कैंसिल कीजिए, 45 तो 9 पाना 45, 80 एक्स्ट्रा है। अब मेरे भाई ये बताओ 50 दूनी 100, और 100 में जब 3.14 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो वेलोसिटी रेशियो 314 आ जाएगा। वेलोसिटी रेशियो का कोई भी मात्रक नहीं होता है, याद रखना। तो वो जो स्क्रू जेट मैंने पढ़ाया था ना उसकी वेलोसिटी रेशियो के फॉर्मूले से सवाल है, कितना आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या बोला जा रहा। एक साधारण मशीन में 20 न्यूटन का एक प्रयास 80 सेंटीमीटर दूरी पर चलते हुए और 120 न्यूटन का भार 10 सेंटीमीटर तक उठा देता है, तो यांत्रिक दक्षता बताइए। इन्होंने एफिशिएंसी पूछी, दोनों चीजें निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले मैं आपको लिख देता हूं पूरे सवाल को, सवाल बहुत अच्छा है। 20 न्यूटन का प्रयास, यानी प्रयास की वैल्यू 20 न्यूटन दी गई है, देख लो। फिर बोला जा रहा है कि 80 सेंटीमीटर की दूरी चलते हुए, यानी प्रयास द्वारा चली गई दूरी 80 सेंटीमीटर। फिर बोला जा रहा है 120 न्यूटन का भार उठाता है, यानी 120 न्यूटन का भार उठाता है, लेकिन कितना चलता है, भार द्वारा चली गई दूरी है सर, भार द्वारा चली गई दूरी है 10 सेंटीमीटर। देख लो, तो तुम्हें बोला है यांत्रिक दक्षता बताइए। आसान है ना। तो यांत्रिक दक्षता के लिए आपको दो चीजें चाहिए होती है, एक तो मैकेनिकल एडवांटेज और दूसरा चाहिए होता है वेलोसिटी रेशियो। इससे बाहर आपका सवाल नहीं। तो वेलोसिटी रेशियो क्या होता है सर, वेलोसिटी रेशियो होता है प्रयास द्वारा चली गई दूरी बटे भार द्वारा। तो 80/8 कर देंगे, वेलोसिटी रेशियो 8। लेकिन मैकेनिकल एडवांटेज होता है भार बटे प्रयास, यानी लोड बटे W/P। तो W 120 है और P तुम्हारा 20 है, तो यहां से आप मैकेनिकल एडवांटेज निकाल दे। देखिए 20 छठा 120, ये देखो 6 आ गया। दोनों का मान अलग अलग निकला या? अब जल्दी बताइए, दोनों का मान अलग अलग पता चल गया तो मेरे भाई इफिशियंसी क्या होती है? तो इफिशियंसी का मतलब होता है मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइड बाई वेलोसिटी रेशियो इनटू 100। अच्छा, अगर मैं इसको कैंसिल करना चाहूं तो 2 से कैंसिल कर सकते हैं। 2 तिया 6, 2 चौको 4, जुड़े 100। 3/4 हमेशा एक ध्यान रखना, 75% होता है 3/4। आंसर जाएगा 75% के साथ। अब चाहो तो सॉल्व भी डालो ना इसको, है ना। तो 11वें का आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ये सवाल थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ध्यान रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कर लेना। इस तरह के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आने के चांस रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वां नंबर, एकल चल अचल घिरनी, फिक्स घिरनी की बात कर रहा भाई, एकल फिक्स घिरनी की बात कर रहा है। तो याद करो, मैंने आपको जब फिक्स घिरनी पढ़ाई थी तो मैंने बताया था कि फिक्स घिरनी की खूबी क्या होती है कि एक तरफ से ऐसे जाता है और दूसरी तरफ से ऐसे, है ना, याद है ना। यहां लोड, फिर यहां पर एफर्ट P, देख लो। तो इसका मतलब ये हुआ कि एकल अचल घिरनी की बात हो रही है। तो फिक्स घिरनी की जब भी हम लोग बात करते हैं तो इसका वेलोसिटी रेशियो भी 1 होता है मेरे भाई, और इसका जो है मैकेनिकल एडवांटेज भी 1 होता है। दोनों चीजें 1 होती हैं, ध्यान रखना। तो 1 के बराबर हो जाएगा, इक्वल टू 1।
लेकिन अगर ये मूवेबल पुली होती, अचल घिरनी होती, अचल नहीं चल घिरनी होती, अचल तो फिक्स होती है, तो चल घिरनी होती तो मानी बात है मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो 2 आता, है ना, 8 से ज्यादा आता जिसको बोलते हैं। 13वां नंबर देखिए, उठाए जाने वाले भार और लगाए जाने वाले आयास का अनुपात बताइए क्या होता है। आसान सवाल है तो, उठाए जाने वाला भार और लगाए जाने वाले आयास का अनुपात बताइए क्या होता है। तो आपको बताना है कि ये आयास होता है मैकेनिकल एडवांटेज। आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। देखो वेलोसिटी रेशियो होता है प्रयास द्वारा चली गई दूरी बटे भार द्वारा चली गई दूरी। अगर आउटपुट एनर्जी की बात करते हैं तो आउटपुट एनर्जी हो जाता है W इंटू एक्स, इनपुट एनर्जी की बात करते हैं तो इनपुट एनर्जी हो जाता है P इंटू वाई। समझेगा? तो आपको यह भी समझना पड़ेगा कि कब कौन सा आंसर देना है। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी लगा दिया आंसर सही हो, नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, उस घिरनी का वेग अनुपात बताइए जिसकी दक्षता 50%। देखो भाई दक्षता 50% का मतलब होता है 1/2, और 1/2 अगर दक्षता है तो मैकेनिकल एडवांटेज बटे वेलोसिटी रेशियो लगा दो। तुमसे प्रश्न में पूछा जा रहा था वेग अनुपात, देख लो, तो कहीं ना कहीं से मैकेनिकल एडवांटेज तो निकालना ही पड़ेगा ना। तो मेरे भाई अगर मैं मैकेनिकल एडवांटेज निकालू कि कहां से आना चाहिए, तो आप सीधा सीधा कहना W/P मैकेनिकल एडवांटेज होगा। W तुम्हारा 100 न्यूटन दिए, नहीं 100 न्यूटन ही है, 100 न्यूटन का बल लगाए जाने पे 250 न्यूटन का भार उठता है। भार 250 न्यूटन का उठता है तो 250 न्यूटन ये रहा 100 न्यूटन का बल, है ना। तो मेरे भाई मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो गया सर, मैकेनिकल एडवांटेज हो गया 2.5, है ना। देख लो ये CBT 2 का सवाल है, एग्जैक्ट डेटा के साथ आया था, ध्यान रखना इस बात को। ये 2.5, तो मैकेनिकल एडवांटेज 2.5 हो गया, तो 2.5 को मैंने भाई यहां रख दीजिए, और जैसे 2.5 यहां रखेंगे और आपसे पूछा जाएगा वेलोसिटी रेशियो कितना होना चाहिए, तो मेरे भाई वेलोसिटी रेशियो हो जाएगा यहां पर 5। चेक कीजिए, ये हुबहू डेटा के साथ CBT 2 का आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस बात को, ये आप सर्च भी कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते। 15वां नंबर देखिए, एक समान लिफ्टिंग मशीन में जब भार 0.5 मीटर चल उठता है, देखो भार 0.5 मीटर उठता है, देखो भार यानी ये x द्वारा चली गई दूरी, यानी भार द्वारा चली गई दूरी x है, तब आयास को 3 मीटर चलना होता है। आयास मतलब प्रयास, और प्रयास को जितना मीटर दूरी चलना होता है वो हमारा y3 है, 3 मीटर, ये देखो y दिया। मशीन का वेट अनुपात बताइए। तो मेरे भाई मशीन का अगर मैं वेलोसिटी रेशियो पूछूं कितना है, तो वेलोसिटी रेशियो होता है y/x, यानी प्रयास द्वारा चली गई दूरी बटे भार द्वारा चली गई दूरी, 3 डिवाइड बाई 0.5 कीजिए, तो इसका जो आंसर जाएगा वो 6 के साथ जाएगा, 3/8/2 यानी 6, है ना। तो 15वें का आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। एकदम आसान सवाल। देखो ये सब आसान क्यों है, क्योंकि आपको चीजें पता है। अब यही नहीं पता होता ना तो सवाल बहुत टफ हो जाता है यार, समझे। बताइए 1000 न्यूटन का भार 90 न्यूटन के प्रयास से उठाया जाता है, वेरी गुड। 1000 न्यूटन का भार 90 न्यूटन के प्रयास से उठाया जाता है, तो यहां से मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं कि मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो जाएगा। 1000 न्यूटन का भार 90 न्यूटन के प्रयास से उठाया जाता है, ये लीजिए मैंने 1000/90 कर दिया। 1000 न्यूटन का भार 90 न्यूटन के प्रयास से उठाया जाता है, मैकेनिकल एडवांटेज आ गया 100/9, 80 कैंसिल। वेलोसिटी रेशियो देखो 15 है, और तुमसे पूछा जा रहा है बताइए मशीन कैसी हो रही, वही सेम कंडीशन है भाई। आइडियल मशीन तब होती जब दक्षता 100% होती, है ना। रिवर्सिबल मशीन तब होती जब दक्षता 50% से ज्यादा होती, और इरिवर्सिबल मशीन तब होती जब दक्षता 50% से कम होगी। तो आइडियल तो है नहीं है। तो एक काम करते हैं ना हम लोग, इफिशियंसी पे फोकस करते हैं। इफिशियंसी का मतलब होता है 100/9 यानी मैकेनिकल एडवांटेज इंटू डिवाइड में वेलोसिटी रेशियो 15 इंटू तुम्हें 100 करना पड़ेगा। चलो 100 तो हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे, परसेंटेज में निकालना है तो, है ना। चलिए इसको थोड़ा छोटा कर ले पहले। तो अगर मैं 5 से कैंसिल करूं तो 5 से देखो ये 20 बार जाएगा, और 5 से कैंसिल करने पे 3 बार जाएगा, देख लीजिए। तो इफिशियंसी बराबर आ जाएगा 20 डिवाइड बाई 9 3 27, 20 डिवाइड बाई 9 3 27, है ना। मैं अगर इसको कैंसिल करना चाहूं तो दशमलव में निकालना चाहूं तो मेरे भाई दशमलव में आ जाएगा 200, दशमलव में करेंगे तो 200। अब 27 का पहाड़ा पढ़िए जिससे कि ये 200 से ज्यादा ना जाए। तो 25 अट्ठे तो 200 होता है, तो 27 अट्ठे नहीं जाएगा,
7 बार जा सकता है, 7 दूनी 14, 140, 7 7 49, 0.7 देख लीजिए। जब 0.7 समथिंग आएगा इंटू जब 100 तोड़ोगे परसेंटेज निकालने के लिए, तो कन्फर्म दक्षता जो आनी चाहिए वो 70% से ज्यादा दक्षता के आसपास आएगी। और 70% से ज्यादा आएगी। देखो मैंने पूरा सवाल नहीं सॉल्व किया, अभी आपके ऊपर है, या तो आप पूरा सवाल सॉल्व करो, अपना 2 मिनट और बर्बाद करो, या फिर जब आपको समझ में आ गया कि दक्षता 70% से ज्यादा ही आ रही है, 50% से ज्यादा आ रही है, तो रिवर्सिबल लगाइए, आगे बढ़ जाइए। सॉल्व करने को सॉल्व कर लोगे, वो आपका काम है, सॉल्व करना मेरा काम नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए 17वां नंबर, एक वैशांतरी पुली का यांत्रिक लाभ 20 दिया गया है। देखो वैशांतरी पुली का यांत्रिक लाभ कितना दिया गया है, 20। आपको पता है कि जो यांत्रिक लाभ होता है, मैकेनिकल एडवांटेज होता है, उसका फॉर्मूला W/P बराबर ये 20 है। देख लो आगे देखिए क्या बोला जा रहा है। इस मशीन से 1000 न्यूटन का आयास लगाकर, आयास प्रयास इफर्ट 80 होता है, 1000 न्यूटन का इफर्ट लगाकर कितना भार उठाया जा सकता है, तुमसे लोड पूछा जा रहा है, और 1000 न्यूटन का क्या लगाया दिया है, इफर्ट। देख लीजिए यह, तो मेरे भाई यहां से जो W आएगा ना वो 20 × 10³ न्यूटन में आएगा, 20 × 10³ न्यूटन। बट इन्होंने जो भी ऑप्शन दिया है वो किलो न्यूटन में दिया है। यही रीजन है कि इसका मान हम लोग 20 किलो न्यूटन भी कर सकते हैं। 10³ हटा दीजिए तो जो सही उत्तर हो जाएगा वो 20 किलो न्यूटन के साथ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी के साथ। ठीक है, समझ में आया ना। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 18वां, प्रयास के द्वारा चली गई दूरी और भार के द्वारा चली गई दूरी का अनुपात बताइए। देखो प्रयास द्वारा चली गई दूरी डेट मीन्स y, भार द्वारा चली गई दूरी मतलब x, y और x का अनुपात तुमसे पूछा जा रहा है, यानी y/x पूछा जा रहा है कितना होता है। तो मेरे भाई y/x तो क्या होता है, वेलोसिटी रेशियो। वेग यांत्रिक लाभ सर W/P होता है। देख लो दक्षता सबको पता है मैकेनिकल एडवांटेज और डिवाइड बाय वेलोसिटी रेशियो होती है। अरे ये सब बातें आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए। आगे की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, ध्यान से सुनना। 19, वास्तविक मशीनों में यांत्रिक लाभ होता है। याद कीजिए, जब मैंने आपको आइडियल मशीन पढ़ाया था तो कहा था आइडियल मशीन में दक्षता देखो भाई 100% होती है, और यही रीजन है कि दक्षता 100% होने की वजह से मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो सेम होते, बराबर होते। लेकिन अगर यही मशीनें हमारी रियल मशीनें हो जाएंगी, यानी वास्तविक मशीन हो जाएगी, तो वास्तविक मशीन में जो दक्षता होती है बच्चा वो 100% से कम होती है। देख लो, और अगर 100% से कम होती है मेरे भाई तो कंफर्म मैकेनिकल एडवांटेज का मान वेलोसिटी रेशियो के मान से कम होगा। मैकेनिकल एडवांटेज यानी यांत्रिक लाभ वेलोसिटी रेशियो से कम होगा। लाभ होता है इकाई, गलत है, इकाई से कम गलत है, वेग अनुपात से कम, ये सही आंसर, ये सही आंसर है, वेग अनुपात से कम। आगे देखिए 60% दक्षता, इन्होंने पहले से ही देखो दक्षता 60% दे दी। फिर बोला जा रहा है मशीन में 6 किलो न्यूटन का भार उठाने के लिए 200 न्यूटन का प्रयास लगाया जाता है। मशीन का वेग अनुपात बताइए कितना होना चाहिए। 6 किलो न्यूटन का भार उठाना है, क्या मैं इसको 6000 न्यूटन कर सकता हूं, बताइए। प्रयास कितना लगाना है सर, प्रयास लगाना है मुझे 200 न्यूटन का। तो एक काम करते हैं ना सर, पहले इन दोनों की मदद से हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज निकाल लेते हैं कि भैया मैकेनिकल एडवांटेज कितना होना चाहिए, बताइए कितना होगा। तो कहना मैकेनिकल एडवांटेज होता है सर W/P। W का मतलब हो गया 6000 और P का मतलब हो गया 2000, और जैसे ही W/P करेंगे तो देखिए ये कितना आ जाएगा सर 30। मैकेनिकल एडवांटेज तुम्हारा 30 आ गया, है ना। चलो अब दक्षता का मान निकालते हैं, दक्षता का फॉर्मूला लगाते हैं। मतलब तो दक्षता का फॉर्मूला होता है मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइड बाय वेलोसिटी रेशियो होता है। तो दक्षता है 60%। अच्छा 60% का मतलब 60/100 या 6/10। मैकेनिकल एडवांटेज तुम्हारा कितना है 30, और वेलोसिटी रेशियो तुमसे पूछा जा रहा है, निकल आएगा वेलोसिटी रेशियो। हाँ, तो मेरे भाई वेलोसिटी रेशियो जो मुझे नजर आ रहा है 6×5 = 30, यानी 50 नजर आ रहा है। सीधा सीधा जो आंसर जाएगा वो 50 के साथ जाएगा। आप चेक कर लो ना, 6×5 = 30, देखो तो ये हमारा 50 के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। तो कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखो अगला जो फॉर्मूला है ना,
ये मैंने थ्योरी भी नहीं बताया था, मैं यहां आपको कंप्लीट बात बता देता हूं। देखो, जो हमारा सिंपल स्क्रू जेट होता है ना, उसमें कुछ पॉइंट आपको याद करने पड़ेंगे। मैं आपको बता दूं, जो आपने पढ़ा है सिंपल स्क्रू जेट, इसमें आप लोगों को कुछ पॉइंट याद करने पड़ेंगे। वो पॉइंट कौन कौन से हैं मैं आपको बताता हूं। देखो, जब भी कभी हम लोग बात सिंपल स्क्रू जेट की करते हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उसकी दक्षता का फॉर्मूला क्या होता है। तो सिंपल स्क्रू जेट की दक्षता का फॉर्मूला होता है tan अल्फा डिवाइड बाई tan अल्फा प्लस 5। कॉपी में सब लोग नोट डाउन करेंगे, tan अल्फा डिवाइड बाई tan अल्फा प्लस 5, ये तुम्हारे सिंपल स्क्रू जेट की दक्षता का फॉर्मूला होता है। अच्छा सर, आपने इफिशियंसी का फॉर्मूला तो चलो याद कर लिया, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है ना। बट इसमें अल्फा और फाई क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। ध्यान रखना, यहां पर जो अल्फा इस्तेमाल होता है इसको बोलते हैं हम लोग हेलिक्स एंगल। अगर मैं पूछूं कि अल्फा का बताइए नाम क्या है, तो आपको बताना है कि अल्फा का सर नाम है हेलिक्स एंगल। हेलिक्स एंगल मैंने बता भी रखा है कि जब कोई चूड़ी हॉरिजॉन्टल से जितना एंगल बनाती है, कोई भी चूड़ी हॉरिजॉन्टल से जितना एंगल बनाती है सर, उसी एंगल का नाम होता है हेलिक्स एंगल। मान लीजिए एक ऐसी चूड़ी है, मैंने पहले भी कहा था कि मान लो ये पहली चूड़ी है, दूसरी चूड़ी, तो चूड़ी हॉरिजॉन्टल से जितना एंगल बनाती है दैट इज कॉल्ड माय हेलिक्स एंगल। उसके अलावा अगर ये चूड़ी का ऊपरी सिरा, ये निचला सिरा, तो दो लगातार चूड़ी के बीच की दूरी पिच कहलाती है। और मेरे भाई यहां से लेकर यहां तक की लेंथ को बोलते हैं पाई डी, परिधि। चूड़ी एक स्ट्रेट में नहीं होती, ऐसे होती है, ऐसे तिरछी, तो ये पूरी लेंथ लगभग हमारी परिधि के बराबर होती है। अब परिधि 2 पाई आर होती है, या फिर आप उसको 2r को डायमीटर बना दो पाई डी। तो हेलिक्स एंगल का फॉर्मूला यहां से बन जाएगा tan अल्फा बराबर लंब बटे आधार यानी p डिवाइड बाई पाई डी। p डिवाइड बाई पाई डी ये तुम्हारे हेलिक्स एंगल का फॉर्मूला हो जाता है मेरे दोस्त। इसको भी आप कॉपी में नोट डाउन करके रखेंगे। फिर प्रश्न ये आएगा कि ये जो सिंपल स्क्रू जेट की दक्षता है ना, इसका मैक्सिमम मान कितना होता है। तो याद रखना, सिंपल स्क्रू जेट की दक्षता का जो मैक्सिमम मान होता है वो होता है 1 माइनस साइन फाई डिवाइड बाई 1 प्लस साइन फाई। ये प्रूव किया जाता है, लेकिन आप प्रूविंग के चक्कर में मत पढ़ना क्योंकि डायरेक्ट रिजल्ट आता है, इसलिए डायरेक्ट आपको याद करना है। और ध्यान रखना, ये उस कंडीशन में होता है जब, अगर मैं कंडीशन पूछूं कि बताइए किस कंडीशन में होता है ये स्क्रू जेट की दक्षता मैक्सिमम, किस कंडीशन में होती है, तो कह देना कंडीशन होती है कि अल्फा बराबर होना चाहिए 45 माइनस 5/2। 45 माइनस 5/2 ये वो कंडीशन होती है ना। तो इनमें से कोई भी पॉइंट हमारे स्क्रू जेट के बारे में पूछे जा सकते हैं, आपको याद रखना है। फिर से मैं बता दूं, हेलिक्स एंगल tan अल्फा बराबर p बाई पाई डी, दक्षता tan अल्फा बटे tan अल्फा प्लस 5, मैक्सिमम दक्षता 1 माइनस साइन फाई बटे 1 प्लस साइन। अच्छा, अल्फा तो मैंने बता दिया हेलिक्स एंगल है। अब मैं आपसे पूछूं ये फाई क्या है, तो फाई को बोला जाता है फ्रिक्शन एंगल, जो कि मैंने आपको फ्रिक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा रखा है कि फाई को कैसे निकालते हैं। अब क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करिए। स्क्रू जेट की बोला जा रहा है दक्षता, तो इसका आंसर जाएगा tan अल्फा डिवाइड बाई tan अल्फा प्लस 5 के साथ। आगे के एक दो क्वेश्चन भी इसी के जैसे स्क्रू जेट की अधिकतम दक्षता कितनी है, हाँ आंसर एकदम क्लियर है, 1 माइनस साइन 5 डिवाइड बाई 1 प्लस साइन 5, ये इसका आंसर क्लियर है। स्क्रू जेट की दक्षता अधिकतम होती है कब, तो मैंने अभी बताया स्क्रू जेट की अधिकतम दक्षता अल्फा बराबर 45 माइनस 5/2 इस पर होती है। तो इसका सही आंसर किसके साथ जाएगा, बी वाले उत्तर के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हुआ बच्चा, ये वाले क्वेश्चन की ओर गौर से देखिए। बोला जा रहा है कि भार उठाने वाली मशीन 2 किलो न्यूटन का भार के लिए 100 न्यूटन का आयास लगाती है। मतलब जब तुम्हें भार को उठाना था 2 किलो न्यूटन, और 2 किलो न्यूटन का मतलब हो गया 2000 न्यूटन, देख लो। तो बताइए कितना प्रयास लगाया दिया है, सर प्रयास लगाया दिया है 100 न्यूटन, चेक कीजिए। फिर बोला जा रहा है कि भार को 25 mm उठाना पड़ता है, 25 mm ऊपर उठाना पड़ता है, टप्पा नहीं होना चाहिए था, ऊपर। तो भार के लिए जो डिस्टेंस दी गई है वो 25 mm है, और प्रयास या आयास के लिए 1 मीटर दी गई है। मेरे भाई 1 मीटर को हम लोग 1000 mm कर सकते हैं, ठीक है। अब इन्होंने देखो क्या पूछा है, सर इन्होंने पूछा है एक तो तुमसे दक्षता, यांत्रिक लाभ, वेग अनुपात, दक्षता, सब चीज पूछी है, तो निकाल लेते हैं ना। अगर मैं पूछूं यहां से बताइए मैकेनिकल एडवांटेज कितना होना चाहिए, तो आपको प्रश्न जाएगा कि अच्छा सर मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है, W/P कर दीजिए। हाँ देख लो,
तो साफ साफ नजर आ रहा है कि जो मैटेरियल एडवांटेज होने वाला है वो 20 होने वाला है। देखिए वेलोसिटी रेशियो निकालना है तो सर y बटे x कर दीजिए, यानी 8000 बटे 25 कर दीजिए सर 40 हो जाएगा। तो दो मान तो आपको पता चल रहे ना, यांत्रिक लाभ और वेग अनुपात पता चल गया 20 और 40, और 20 और 40 का उत्तर केवल और केवल ऑप्शन नंबर सी है, चेक कीजिए। दक्षता ऑटोमेटिक निकल आएगी मैटेरियल एडवांटेज बटे वेलोसिटी रेशियो के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है 25 नंबर, देखिए क्या है। यदि किसी मशीन की दक्षता के बाद यांत्रिक लाभ और वेट अनुपात इनके बीच संबंध बताना है। आसान सा सवाल है देखो इन्होंने यांत्रिक लाभ, ठीक है बच्चा, यांत्रिक लाभ यानी मैटेरियल एडवांटेज बराबर हो जाएगा दक्षता गुणे वेलोसिटी रेशियो। बताइए क्लियर है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका जो सही आंसर मुझे जो दिखाई दे रहा है वो ऑप्शन नंबर ए दिखाई दे रहा है। इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। आप देख लीजिए एफिशिएंसी का फॉर्मूला मल्टीप्लाई में नहीं होता, वेग अनुपात का फॉर्मूला भी मल्टीप्लाई में नहीं होता, बीच में प्लस आना ही नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। एक मशीन द्वारा 1200 न्यूटन का भार उठाने के लिए आयास की मात्रा इतनी है, वेग अनुपात इतना है, तो बताइए मशीन किस श्रेणी में होगा। तो आराम से हम लोग लगा सकते हैं। इन्होंने वेलोसिटी रेशियो दे दिया कितना है 25। मैं अलग से पहले मैटेरियल एडवांटेज निकाल लेता हूं। तो बच्चा मैटेरियल एडवांटेज होता है उठाया गया भार और डिवाइड बाई लगाया गया प्रयास, देख लो 80। तो अगर मैं यहां से सॉल्व कराना चाहूं तो मुझे जो साफ साफ नजर आ रहा है ये से कैंसिल, तो मैटेरियल एडवांटेज मुझे नजर आ रहा है 15 हो जाएगा सर, 15। अब जल्दी से बताइए अगर मैटेरियल एडवांटेज 15 है, वेलोसिटी रेशियो इतना है, दक्षता कितनी हो जाएगी। मैटेरियल एडवांटेज 15 डिवाइड बाई 25, कितना 25 है ना। तो मेरे दोस्त अगर मैं इसको 5 3 15 5 5 25 3/5 और गुणे 100 कर देता हूं तो मुझे आंसर देखिए 60% दिखाई दे रहा है ना। तो अगर 60% दक्षता है, इसका मतलब दक्षता जो है 50% से ज्यादा है। और मैंने अभी अभी इस लेक्चर में भी बताया है, एक नहीं 10 सवाल सॉल्व कराए, 50% दक्षता होगी तो रिवर्सिबल मशीन होगी। कैसी मशीन होगी? रिवर्सिबल मशीन होगी, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 नंबर देखिए क्या है। एक मशीन जिसका वेग अनुपात 30 है, ठीक है, 125 न्यूटन का आयास से 2 किलो न्यूटन का भार उठाया जाता है। यदि आयास को हटा लिया जाए तो क्या मशीन उल्टी डायरेक्शन में कार्य कर सकती है? बच्चा इसका रीजन तो हमें रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल देख पाएगा, है ना। चलिए तो एक काम करते हैं, सबसे पहले मैटेरियल एडवांटेज निकालते हैं। 2 किलो न्यूटन भार है तो 2000 किलो न्यूटन हो जाएगा। और मेरे भाई लगाया गया प्रयास 125 है, देख लो 2000 किलो न्यूटन डिवाइड बाई 125 है। तो क्या कहोगे इसको? सर एक काम करो, कैंसिल कर दो। 25 पंचे 25, 25 अट्ठे 200, ये 16, ऊपर 80 नीचे 5, 16 आ गया सर। अगर यहां पर 16 आ गया तो मेरे भाई अगर मैं दक्षता निकालू तो 16 मैटेरियल एडवांटेज ऊपर और देखो वेग अनुपात 30 नीचे। तो फाइनली देखिए ये जो आंसर मेरा जाने वाला है इससे ये कैंसिल कर दो, है ना। तो 160/3 यानी 53.33% चला जाएगा। सर दक्षता तो 50% से ज्यादा आ गई। अगर दक्षता मेरे भाई 50% से ज्यादा आ गई तो मशीन कैसी हो जाएगी? सर मशीन हो जाएगी रिवर्सिबल। और रिवर्सिबल मशीन की एक ही कंडीशन होती है कि रिवर्स डायरेक्शन में कार्य मिलेगा। तो उन्होंने बोला था अगर आयास हटा लिया जाए तो क्या मशीन उल्टी दिशा में कार्य कर सकती है? तो कहना यस कर सकती है, रिवर्सिबल है भैया, उल्टी डायरेक्शन में भी कार्य करेगी, है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर। यदि मशीन में 100 न्यूटन के आयास द्वारा 880 न्यूटन का भार उठाया जाता है, मशीन का वेग अनुपात 11 है, तो मशीन में घर्षण होने वाली आयास की हानि बताइए। बड़ा सही सवाल है। इस बार इन्होंने ऐसा कुछ नहीं पूछा, इन्होंने बोला है कि तुमने देखो 100 न्यूटन के आयास द्वारा 880 न्यूटन का भार उठाया है। तो एक काम करते हैं ना कि 100 न्यूटन के आयास द्वारा 880 न्यूटन का भार उठाया है, तो आप सबसे पहले इसकी दक्षता निकालिए। तो दक्षता हो जाएगी, आप मैटेरियल एडवांटेज पहले निकाल लो। पहले तो मैटेरियल एडवांटेज क्या होता है? कहना मैटेरियल एडवांटेज होता है 880 ऊपर और देखिए 100 नीचे। तो फाइनली मुझे जो दिखाई दे रहा है मैटेरियल एडवांटेज, तो कहना 80 से सर 80 पहले उड़ा दीजिए इसका, हरा।
फिर 2 से कैंसिल कर दीजिए, 44/5 इसकी दक्षता आ रही, मैटेरियल एडवांटेज आ गया। तो 44/5 ऊपर रखिए और वेट अनुपात नीचे रखिए 11। तो यहां से फाइनली देखिए दक्षता पता चल जाएगी। तो 11 से कैंसिल कीजिए, ये दक्षता आ रही तुम्हारी 4/5। अब बहुत ध्यान से बड़े कायदे के साथ सुनना, सर दक्षता तुम्हारी 4/5 आ रही। इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि 100 न्यूटन के आयास द्वारा 880 न्यूटन का भार उठाया जाता है। वेट अनुपात इतना हो तो मशीन में घर्षण में होने वाली आयास की हानि बता दो। कि बताइए आयास की कितनी हानि होनी चाहिए, आप मुझे आयास की हानि बताइए कि आयास की हानि क्या होनी चाहिए। निकल आएगा। पहली बात तो ये समझो कि अगर मुझे आयास की हानि बतानी है तो 100 में से आप 4/5 कर दो तो फाइनली पता चलेगा कि 80 हमें यूज करना है। भाई 100 में से 4/5 कर दो, 80 यूज करना है। और 80 यूज करना है तो 100 में से 5/4 करना पड़ेगा। सॉरी 100 न्यूटन का भार है, 100 न्यूटन का भार है तो आप इसका 5/4 कीजिए तो 25, 125। नहीं सही 100 का 4/5 करना पड़ेगा। 100 का 4/5 तो 100/5 4/5 करोगे तो 80 न्यूटन तो आपका यूज हुआ और 20 न्यूटन की तुम्हारी हानि हो गई। तो इसका जो सही आंसर जाएगा वो हमारे किसके साथ जाएगा, सर बी के साथ जाएगा। ठीक है। या फिर आप इसको और भी एक तरीके से लगा सकते हो कि अगर आयास में हानि निकालनी है तो पहले 100 रख दीजिए और फिर फ्रैक्शन में कितना लॉस हुआ वो रख दीजिए, निकला है ना। ये ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो 20 न्यूटन इसका सही आंसर जाएगा। अगला देखिए, एक आदर्श मशीन का वेट अनुपात 8 है। वेरी गुड। इस पर 100 न्यूटन के आयास द्वारा उठाए जा सकने वाला अधिकतम भार। ठीक है। पहली लाइन इन्होंने आदर्श मशीन बोला है, देख लो। आदर्श मशीन का मतलब होता है कि जो तुम्हारा वेलोसिटी रेशियो होगा वही तुम्हारा मैकेनिकल एडवांटेज होगा। तो मैकेनिकल एडवांटेज भी 1 होगा, आप ऐसा कहिए। और मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला होता है W/P, ये हमारा 1 होगा। W कितना है सर, वही तो आपको निकालना है। प्रयास कितना है, 100 न्यूटन का प्रयास है। तो मेरे भाई अगर यहां से मैं W पूछूं कितना होगा तो W बराबर देख लीजिए हमारा 100 न्यूटन आ जाएगा, है ना। अब देखो इन्होंने कुछ गलती दी है वाले सवाल में। 100 न्यूटन ऑप्शन सीधा सीधा आ रहा है लेकिन वेट अनुपात 8 दिया है। बच्चा इसके ऑप्शन ना थोड़ा सा आप सही कर लेना, नहीं तो यहां वेट अनुपात ना अगर 11 लिखा होता तो ये कितना आ जाता 1100। तो एक काम करिए, इसको सही कर लीजिए। ये कन्फर्म यहां पर 11 है, 8 नहीं है। 8 आदर्श मशीन का जो वेट अनुपात है ना, यहां पर आप 11 लिख लीजिएगा। क्या लिख लीजिएगा, 11, नहीं तो सवाल सॉल्व नहीं होगा। 11 है तो यहां सब जगह क्या आ जाएगा, तो कहना 11 है तो यहां भी 11, यहां भी 11, यहां भी 11, देख लो। तो फाइनली जो आंसर जाएगा वो 1100 न्यूटन के साथ जाएगा ना, नहीं तो आंसर मैच नहीं करेगा। टाइपिंग की मिस्टेक है, यहां पर वेट अनुपात 8 ना होके 11 लिखा होना चाहिए ना। चलो आगे देखिए 30 क्वेश्चन। घृणियों का निकाय जिसका वेट अनुपात घृणियों की संख्या के बराबर है। याद करो मैंने आपको घृणियों का प्रथम निकाय, द्वितीय निकाय, तृतीय निकाय पढ़ाया था। और जब घृणियों का मैंने सेकेंड सिस्टम पढ़ाया था, सेकेंड सिस्टम ऑफ पुली, तो वहां पर मैंने आप लोगों को बताया था कि घृणियों का जो द्वितीय निकाय होता है, सेकेंड सिस्टम ऑफ पुली होता है, उसमें जो वेलोसिटी रेशियो आता है वो घृणियों की संख्या यानी नंबर ऑफ पुली के बराबर आता है। नंबर ऑफ पुली के बराबर आता है, ये याद रखिएगा। तो इसका आंसर जाएगा क्योंकि घृणियों की संख्या के बराबर बोला है, देख लो। तो कन्फर्म इसका आंसर जाएगा सेकेंड सिस्टम ऑफ पुली के साथ। सर सेकेंड सिस्टम ऑफ पुली एक ऐसा निकाय होता है जिसमें वेलोसिटी रेशियो नंबर ऑफ पुली के बराबर होता है। अरे वाह, क्वेश्चन नंबर 35। ऐसे सवाल थोड़ा सा अच्छे सवाल होते हैं क्योंकि इसमें हम लोगों को देखना पड़ता है कि क्या उत्तर सही है, पढ़ना है। इनमें से कौन सा कथन असत्य है, इनमें से गलत कथन चुनना है भाई। पहला सुनिए, द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रैक्शन एंड नॉर्मल फ्रैक्शन इज कॉल्ड फ्रैक्शन कोएफिशिएंट। मतलब सीमांत घर्षण और अवलंब प्रतिक्रिया आर का जो अनुपात होता है वो फ्रैक्शन कोएफिशिएंट होता है। ये तो बात एकदम सही है सर, गलत है ही नहीं। मशीन जिसकी दक्षता 100% है तो आदर्श मशीन है, सर एकदम सही, ये भी सही है। फिर लिखा है स्क्रू जेट, यहां स्क्रू जेट कर देना, स्क्रू जेट, तो यहां स्क्रू जेट, तो स्क्रू जेट जो है एक सेल्फ लोडेड मशीन है, सर ये भी तो एकदम सही है। स्क्रू जेट में याद करो हम लोग जेट को घुमाते हुए लोड उठाते हैं,
लेकिन जैसे ही जेट को घुमाना बंद करते लोड वहीं स्थिर हो जाता है, इसलिए सेल्फ लॉकिंग मशीन है। आगे देखिए, मशीन द्वारा उठाया गया भार और उसके द्वारा लगाया गया आयास अनुपात वेग अनुपात होता है। गलत सर, उठाए गए भार और लगाए गए प्रयास का जो अनुपात होता है सर वो होता है मैकेनिकल एडवांटेज। सर वो वेग अनुपात नहीं होता। इसका मतलब ये वाला उत्तर गलत है, इन्होंने असत्य पूछा था। हम डी आंसर लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे? डी आंसर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 32। प्रथम द्वितीय तथा तृतीय निकाय में घिरनियों की संख्या n है। अच्छा, घिरनियों की संख्या n दे दी, तो बताइए इसका वो वेग अनुपात क्या होना चाहिए? देखो, द्वितीय निकाय का तो एकदम क्लियर है भैया, द्वितीय निकाय का तो एकदम क्लियर है। सेकेंड सिस्टम का कितना होता है? n। थर्ड सिस्टम का याद करो, मैंने बताया था 2n-1 ऐसे कुछ होता है। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि प्रथम निकाय में ये जरूर चेक कर लेना कि क्या दिया गया है आपको। वैसे इसी से आंसर देख लेते हैं ना, 2n-1 यहाँ n, ये देखिए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी उत्तर सही हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी। लेकिन अब इनको स्पेशली कहना चाहिए था कि अगर घिरनियों की संख्या n है तो यहां वैसे 2n नहीं 2n-1 करना चाहिए था, क्योंकि फर्स्ट सिस्टम में जो n होता है वो नंबर ऑफ मूवेबल पुली होता है, या तो लिख देता। लेकिन कोई बात नहीं, हमें ये समझ में आया कि हाँ सेकेंड में n होता है, थर्ड में 2n-1 होता है, नीचे वाले में होता है, और ऐसा केवल एक ही आंसर था, तो हम लोगों ने लगा जरूर दिया है। ठीक है, चलिए। यदि घिरनियों की प्रथम निकाय में 3 घिरनियां है तो इसका वेग अनुपात बताइए। घिरनियों का प्रथम निकाय है और 3 घिरनियां हैं। मैंने पहले भी कहा था कि अगर 3 घिरनियां हैं तो कंफर्म नंबर ऑफ जो मूवेबल पुली होगी, चलने वाली घिरनी होगी, वो 2 होगी। याद है ना, 3 घिरनियों में से एक को फिक्स करते हैं प्रथम निकाय में और बाकी 2 चलने वाली होती है। तो वेलोसिटी रेशियो जो है वो होता है 2n, लेकिन n का मतलब होता है नंबर ऑफ मूवेबल पुली, और नंबर ऑफ मूवेबल पुली जब 2 हो जाएगी तो 2 हमारा कितना हो जाएगा? 4। या फिर आप लोग फर्स्ट सिस्टम का ये वाला फॉर्मूला लगाइए, 2n-1। यहां n टोटल नंबर ऑफ पुली 3 रखिए, 3 जैसे ही रखेंगे तो 3 - 8 2 हो जाएगा, तब भी आंसर कितना आएगा? 4 आएगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। आगे देखिए, किसी साधारण स्क्रू जैक, यहां स्क्रू जैक है का पिच हैंडल। अच्छा, इन्होंने फॉर्मूला डायरेक्ट पूछा है। मेरे दोस्त, जो तुम्हारा स्क्रू जैक होता है, मैंने एक बार नहीं कई बार बताया है, स्क्रू जैक के लिए जो भी हमारा वेलोसिटी रेशियो होता है वो 2πl ऊपर होता है, और स्क्रू की जो पिच होती है, स्क्रू की जो पिच होती है वो कहां होती है सर? वो नीचे होती है। ये फॉर्मूला होता है। तो ऐसा दिखने वाला ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए ही है, इसके अलावा और कोई उत्तर नहीं है, आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक स्क्रू डिफरेंशियल स्क्रू जैक है। डिफरेंशियल, अरे कहीं देखिए लिखा हो डिफरेंशियल। और मैंने कहा था कि डिफरेंशियल स्क्रू जैक की खूबी क्या होती है? उसमें 2 पिच होती है, P1 - P2। तो अगर डिफरेंशियल स्क्रू जैक आपके सामने आ जाता है तो उसके लिए 2πl डिवाइड बाई P1 - P2 ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, तो ये तुम्हारा डिफरेंशियल स्क्रू जैक का कह सकते हो कि वेलोसिटी रेशियो होता है ना, 2πl डिवाइड बाई P1 - P2। तो ऐसा दिखने वाला देखिए मेरा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो बच्चों अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 36 है ना। आपका अभी 35 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 36 से सिंपल मशीन में एक उठाने वाली मशीन, मतलब भार उठाने वाली मशीन 1 मीटर की दूरी के माध्यम से 200 न्यूटन के प्रयास के माध्यम से 0.2 मीटर की दूरी के माध्यम से 1000 न्यूटन का भार उठाती है। देखो इंग्लिश हिंदी ना थोड़ी सी अजीब है, कोई बात नहीं, हम इंग्लिश वाले को फोकस कर लेते हैं एक बार। ए लिफ्ट मशीन, ए मशीन लिफ्ट ए लोड 8000 न्यूटन थ्रू अ डिस्टेंस। ठीक है, क्लियर हो गया। लोड हमारा उठाया जा रहा है 8000 न्यूटन, है ना, थ्रू अ डिस्टेंस 0.2 मीटर, यानी लोड द्वारा जो चली गई दूरी है वो हमारी कितनी है? 0.2 मीटर। लोड द्वारा चली गई दूरी 0.2 मीटर है। फिर आगे क्या बोला जा रहा है? सर 200 न्यूटन का प्रयास वो 1 मीटर है, तो प्रयास हमारा यहां हो गया 200 न्यूटन। और बताइए इसके बाद इन्होंने एक्स वाई का मान कितना दिया है? प्रयास द्वारा चली गई दूरी 1 मीटर है, 1 मीटर। बोला जा रहा है क्या यह मशीन आदर्श है ना। बच्चों आइडियल मशीन कब होती है? कहना आइडियल मशीन तब होती है जब इसके द्वारा निकाला गया मैकेनिकल एडवांटेज और यहां से निकाला गया वेलोसिटी रेशियो, दोनों का मान अगर बराबर आता है तो ही तो मशीन आइडियल है ना। तो मेरे भाई बताओ, अगर मैं मैकेनिकल एडवांटेज की बात करता हूं तो W/P
W/P 8000/200, 8000/200 मैकेनिकल एडवांटेज 5। वेलोसिटी रेशियो क्या होता है सर? वेलोसिटी रेशियो होता है y/x। ये सब फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए। y का मान 1, x का मान 0.2, तो 1 डिवाइड बाई 0.2 बताइए कितना हो जाएगा? 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया। ये देखिए दोनों बराबर हो रहे हैं। अरे दोनों बराबर है तो इसका मतलब मशीन हमारी आइडियल होगी। ये बात एकदम सही है। नेक्स्ट है रिवर्सिबल मशीन कॉन्सिस्ट। आप मुझे बताइए इनमें से रिवर्सिबल मशीन क्या होती? बहुत प्यारा सवाल है ना। रिवर्सिबल मशीन याद करो, मैंने आपको रिवर्सिबल मशीन की कंडीशन बताई थी कि कौन सी मशीन को हम रिवर्सिबल मशीन कहते हैं। तो पहली कंडीशन तो ये होती है, रिवर्सिबल मशीन का मतलब होता है कि दक्षता 50% से ज्यादा होना चाहिए। एक तो ये बात हो रही बच्चों मेरे, ये बात तब सही होती है ना, ये बात तब सही होती है जब आपका आउटपुट पावर या आउटपुट वो हमारा फ्रिक्शन से ज्यादा होना चाहिए। आउटपुट हमारा जब भी कभी फ्रिक्शन से ज्यादा होगा तो याद रखना हमेशा इफिशियंसी 50% से ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये या तो ये कंडीशन पूछी जाती है या तो ये दोनों चीजें मैंने थ्योरी में पढ़ा रखी है। तो आउटपुट इनपुट से ज्यादा गलत, आउटपुट इनपुट से ज्यादा कभी हो ही नहीं सकता है ना। आउटपुट इनपुट के बराबर गलत ये भी कभी नहीं हो सकता, नहीं तो दक्षता 100% हो जाएगी। आउटपुट घर्षण ऊर्जा से ज्यादा होना चाहिए। बच्चों ये वाली जो सी कंडीशन बोली जा रही है ना, आउटपुट का मान घर्षण ऊर्जा से ज्यादा होना चाहिए, ये कंडीशन कहलाती है तब जब इफिशियंसी 50% से ज्यादा होगी। और ये कंडीशन आउटपुट कम हो जाए, ये तब होता है मेरे भाई जब इफिशियंसी 50% से कम होगी। अब रिवर्सिबल मशीन है, रिवर्सिबल मशीन वो मशीन होती है जिसकी दक्षता 50% से ज्यादा हो। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है ये ले 38 नंबर। बच्चों 38 नंबर सवाल देखिए क्या है। व्हील एंड एक्सेल में, सर व्हील एंड एक्सेल में 150 किलोग्राम का भार उठाने के लिए कितना बल लगाए ताकि वेट अनुपात इतना हो, मशीन की दक्षता इतनी हो? लग जाएगा सर? हाँ लग जाएगा। देखो सबसे पहले तो देखो मशीन की दक्षता कितनी बोली जा रही है? 25%। 25% का मतलब कितना होता है? 1/4 होता है। सर इन्होंने एक और चीज दी है, वेलोसिटी रेशियो कितना दिया गया है? 2.5। तो आप इन दोनों डेटा की मदद से सबसे पहले आप निकालेंगे मैकेनिकल एडवांटेज। आप मुझे बताओ दक्षता बराबर फॉर्मूला क्या होता है? सर दक्षता बराबर होता है ऊपर मैकेनिकल एडवांटेज नीचे वेलोसिटी रेशियो। ये होता है ऊपर मैकेनिकल एडवांटेज नीचे वेलोसिटी रेशियो। आप मुझे बताओ मैकेनिकल एडवांटेज कितना होता है? ऊपर 2.5 नीचे 4, यही आएगा। अब सवाल ये कि मैकेनिकल एडवांटेज तो आपने निकाल लिया 2.5/4, और 2.5/4 को अगर थोड़ा और अच्छा लिखना चाहो तो 25/40 लिख दो, क्या दिक्कत है? चलिए अब मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला सुनिए। सर मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला होता है W/P होता है। तो हम लोग अगर मैकेनिकल एडवांटेज की जगह पर W/P रख दें, 25/40 कर दे, इनमें से एक डेटा आपको दिया जा रहा है, व्हील एंड एक्सेल 150 किलोग्राम का भार उठाना है, भार 150 किलोग्राम का उठाना है। तो हम लोग W की जगह क्या लिख सकते हैं? तो क्या ना W की जगह लिखा जा सकता है 150। ये देखिए लिखा जा सकता है। तो 25 150 ये हमारा कितनी बार? 6 बार जाएगा। 25 चौटो 100। प्रयास बताइए कितना आ जाएगा? सर प्रयास आ जाएगा 6 चौटो 24, 240, और जो मात्रक उसका था वही मात्रक इसका। तो प्रयास का मान 240 किलोग्राम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? ए वाला आंसर इस सवाल का सही उत्तर है। नेक्स्ट आइए 39। हाँ क्या बात है बच्चों, बोला जा रहा है एक पुली सिस्टम की दक्षता क्या होगी? ये आसान है, बहुत आसान है। सर एक पुली सिस्टम की दक्षता क्या होगी जिसका यांत्रिक लाभ इतना है ना। देखो इस बार पहले से ही इन्होंने मैकेनिकल एडवांटेज दे दिया क्वेश्चन नंबर 39 में 3.6, ये मैकेनिकल एडवांटेज हो गया। फिर रस्सी को 8 मीटर खींचने पर, सर रस्सी को 8 मीटर खींचने पर भार 1.6, देखो रस्सी को खींचा जा रहा है 8 मीटर, तो y बराबर 8 मीटर और भार x बराबर 1.6 मीटर, मतलब भार 1.6 मीटर खींचा जा रहा है तो x बराबर 1.6 मीटर होगा। बोलिए यहां तक सबको क्लियर है ना? है। तो बच्चों अब आगे देखिए, इसके बाद अगर हम आगे की बात करते हैं तो आगे क्या करना पड़ेगा? सर सबसे पहले तो आप इन दोनों की मदद से वेलोसिटी रेशियो निकालिए। क्या होता है? y/x 8 डिवाइड बाई 1.6, 16×5 = 5 हो जाएगा यहां पर 5। तो आपने दोनों चीजें निकाल ली। यस, अब दक्षता बता दीजिए। दक्षता बराबर होता है ऊपर मैकेनिकल एडवांटेज नीचे वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो 5
आप मुझे बताइए जल्दी से। हाँ बच्चों, दक्षता निकालने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई भी तो करना होता है। चलो आप बताइए जल्दी से उत्तर क्या होगा। 5 5 दूनी 10 20, तो 36 दूनी 72, यानी इसका आंसर बताइए इसका जाएगा 72% के साथ जाने वाला है ना। तो आंसर इसका जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला उत्तर 72%। चेक कर लीजिए, है तो प्यारा सवाल था, कोई टेंशन नहीं। चलो आ जाइए अगला सवाल देखिए बच्चों। अगला सवाल है 40 नंबर। किसी पहिए का व्यास इतना है, धुरे का व्यास इतना है, तब बताइए मशीन का वेग अनुपात क्या है। पहिया और धुरा है, व्हील एंड एक्सेल है। अरे मेरा भाई, व्हील एंड एक्सेल का वेलोसिटी रेशियो होता है कैपिटल डी डिवाइड बाय स्मॉल डी। ये किसके पदों में होता है? ये डायमीटर के पदों में होता है, और त्रिज्या के पदों में होता है कैपिटल आर डिवाइड बाय स्मॉल आर। अब इन्होंने चालाकी क्या की है सर? इन्होंने चालाकी ये की है कि एक चीज का व्यास दे दिया तो दूसरे चीज की त्रिज्या दे दी। कोई बात नहीं है, कैसे लगाएंगे? तो बच्चों एक काम करो ना, जिस चीज का आपको व्यास दिया जा रहा है उसको त्रिज्या बना लो। 40 सेंटीमीटर को त्रिज्या बना लो तो कितना हो जाएगा 20, और यहां पर पहले से ही त्रिज्या दी रही 10। तो आप मुझे बताइए इसका आंसर किसके साथ जाएगा? सर इसका आंसर 2, ऑप्शन नंबर बी वाला उत्तर होगा, है ना। नेक्स्ट आइए बताइए 41 नंबर। बच्चों 41 नंबर बड़ा प्यारा सवाल है। इन्होंने बोला है कि एक झुके हुए तल का झुकाव और अधिक बढ़ाने पर, इंक्लाइंड प्लेन की बात हो रही है, एक झुके हुए तल का झुकाव और अधिक बढ़ाने पर बताइए वेग अनुपात क्या है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है ना बच्चों। अगर इस इंक्लाइंड प्लेन का ये वाला एंगल हमारा थीटा है, तो याद करो इस इंक्लाइंड प्लेन का वेलोसिटी रेशियो मैंने क्या बताया है सर? इस इंक्लाइंड प्लेन का वेलोसिटी रेशियो होता है 1/sin थीटा। कितना होता है? 1/sin थीटा होता है। हमेशा ध्यान रखना, इंक्लाइंड प्लेन का वेलोसिटी रेशियो 1/sin थीटा होता है। अब अगर हमने यहां पर थीटा का मान बढ़ाया बच्चों, जैसे ही आप थीटा का मान बढ़ाओगे तो 101% साइन थीटा का मान क्या हो रहा? बढ़ेगा। लिखा है ना, देखो, झुके हुए तल का झुकाव और अधिक बढ़ाने पर थीटा का मान बढ़ाएंगे, साइन थीटा का मान बढ़ जाएगा। साइन थीटा का मान बढ़ जाएगा तो वेलोसिटी रेशियो कम हो जाएगा। अरे तो वेलोसिटी रेशियो में क्या प्रभाव आता है? तो क्या देना, वेलोसिटी रेशियो घट जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा किसके साथ जाएगा? बी वाला आंसर इस सवाल का सही आंसर है। नेक्स्ट आइए बताओ 42 नंबर सवाल देखिए। एक स्क्रू जेट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, स्क्रू जेट बताइए किसका कॉम्बिनेशन है ना मेरे भाई। दो तरह के स्क्रू जेट आते हैं, सिंपल एक डिफरेंशियल। तो बच्चों जब हम सिंपल स्क्रू जेट की बात करते हैं तो उसमें तो एक स्क्रू होता है, स्क्रू के साथ साथ एक हमारे पास और चीज होती है लीवर, है ना। तो जो स्क्रू जेट होता है वो स्क्रू और लीवर की मदद से हम लोग उसको घुमाते हैं, ऊपर चढ़ाते हैं। तो स्क्रू जेट में स्क्रू होना चाहिए, उसके साथ साथ लीवर होना चाहिए, है ना। 3 गियर बिल्कुल नहीं होते, है ना, गियर बिल्कुल नहीं होते, लीवर बिल्कुल नहीं होता। लीवर होता है लेकिन स्क्रू भी होता है। तो स्क्रू जेट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ए स्क्रू एंड ए लीवर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है ये लीजिए 43 नंबर सवाल, ये बड़ा प्यारा सवाल है। 43 नंबर सवाल में देखो क्या बोला जा रहा है। व्हाट आर द 6 सिंपल टाइप ऑफ मशीन। आप मुझे बताओ इनमें से कौन सी मशीन 6 प्रकार की सिंपल मशीन है। अच्छा सर 6 प्रकार की सिंपल मशीन की बात हो रही है, ठीक है। टोटल ध्यान रखना सिंपल मशीन कितने तरह की होती है? 6 तरह की। 6 तरह की सिंपल मशीन में ध्यान रखना कौन कौन सी सिंपल मशीन होती है, मैं नाम बता देता हूं डायरेक्ट। तो 6 तरह की सिंपल मशीन में लीवर होता है, पुली होता है, व्हील एंड एक्सेल होता है, वेज, इंक्लाइंड प्लेन और स्क्रू। ये टोटल ध्यान रखना 6 तरह की सिंपल मशीन है ना। अब लीवर में भी तुमने कई सारे प्रकार बना दिए, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हर एक को सिंपल मशीन मान लिया जाएगा, नहीं है। पुली में भी कई सारे प्रकार बना दिए, नहीं। अगर एक बार हमने पुली बोल दिया तो चाहे फिर वो फिक्स पुली हो चाहे मूवेबल पुली हो, वो सब उसके अंतर्गत आएगा। जब मैंने लीवर बोल दिया तो फिर ये कैची, हथौड़ा, ये सब अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। तो टोटल ध्यान रखना 6 तरह की सिंपल मशीन होती है, लीवर, पुली, व्हील एंड एक्सेल, वेज, इंक्लाइंड प्लेन और स्क्रू। आगे 44 बच्चों 44 नंबर देखिए कितना प्यारा सवाल है। व्हील एंड एक्सेल का वेग अनुपात क्या होगा? और आगे लिखा व्हील एंड एक्सेल की त्रिज्या इतनी है, ठीक है सर, ये भी आसान है। मेरे भाई याद करो, अगर हमें व्हील एंड एक्सेल की त्रिज्याएं दी रही है तो वेग अनुपात तो बता सकते हैं ना। 375 डिवाइड बाई 75, 375 डिवाइड बाई 75, 375 डिवाइड बाई 75। आप मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो आप बताइए 75, हाँ 5 बार जाएगा पूरा चेक कर लो। तो यहां पर इसका जो आंसर जाएगा वो किसके साथ जाएगा? 5 के साथ। तो व्हील एंड एक्सेल के लिए एकदम सिंपल है, कैपिटल डी डिवाइड बाई स्मॉल डी या कैपिटल आर डिवाइड बाई स्मॉल आर। ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला आंसर, सवाल का सी आंसर। नेक्स्ट आइए
45 नंबर। बच्चों 45 नंबर देखिए क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है कि एक आदर्श मशीन में, सर एक आदर्श मशीन में क्या होता है मेरे भाई? यहां पर एक आदर्श मशीन की बात हो रही है। तो याद करो, जब हम कहते हैं कि मशीन आदर्श है तो आदर्श मशीन का मतलब होता है उसकी दक्षता 100% हो रही है। आदर्श मशीन का मतलब दक्षता 100%, और किसी मशीन की अगर दक्षता 100% है तो उसका वेलोसिटी रेशियो और मैकेनिकल एडवांटेज आपस में कैसा होगा? तो कहना वो बराबर होगा, वो बराबर होगा। ऑप्शन नंबर बताइए किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर जाएगा डी वाला उत्तर, वेग अनुपात इज इक्वल टू यांत्रिक लाभ। नेक्स्ट आइए अगला। बच्चों अगला सवाल 46 नंबर बोला जा रहा है, पहिए प्रयास पहिए के व्यास के रूप में कैपिटल डी और विभेदक पहिए और ध्रुव का व्यास कैपिटल स्मॉल d1 d2, तो बड़े और छोटे क्रमशः बड़े और छोटे ध्रुव के व्यास है। ठीक है भैया, ये जो सवाल है ना ये डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सेल का है। जैसे एक सिंपल व्हील एंड एक्सेल होता है उसका वेलोसिटी रेशियो कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी होता है, उसी तरह से एक और होता है जिसको हम नाम देते हैं डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सेल, डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सेल। ठीक है, तो जब डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सेल हो जाता है तो उसमें जो एक्सेल होती है वो 2 डायमीटर की होती है, d1 एक d2, है ना। तो डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सेल में ध्यान रखना वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला होता है कैपिटल 2d डिवाइड बाई d1 माइनस d2। याद रखिएगा, कैपिटल 2d डिवाइड बाई d1 माइनस d2, ये फॉर्मूला जो है हमारे डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सेल का होता है। ऑप्शन नंबर हमारा डी वाला होता है। बड़ा प्यारा सवाल फॉर्मूला है, ध्यान रखना। नेक्स्ट आइए अगला देखिए, विभेदक पुली ब्लॉक। देखो डिफरेंशियल पुली की बात हो रही है, डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सेल अलग है, लेकिन जब बात की जाए डिफरेंशियल पुली तो याद रखिएगा डिफरेंशियल पुली का जो वेलोसिटी रेशियो होता है डिफरेंशियल पुली का वो होता है 2d डिवाइड बाई कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी। अंतर है, मैं फिर से बता दूं, ये था डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सेल 2d डिवाइड बाई d1 माइनस d2, यह है डिफरेंशियल पुली विभेदी पुली तो कैपिटल 2d डिवाइड बाई कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी। अब इन्होंने देखो व्यास दिए हैं, है ना, 100 mm और 80 mm दिया है, तो एक काम करिए कैपिटल डी की जगह 100 रख दीजिए, कैपिटल डी की जगह 100, स्मॉल डी की जगह 80, सॉल्व हो जाएगा। ऊपर कितना आएगा सर? ऊपर आएगा 200 और नीचे 100 माइनस 80 20, तो देखिए यहां से वेलोसिटी रेशियो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, है ना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला उत्तर होगा। नेक्स्ट आइए अगला। अगला ये उठाने वाली मशीन की दक्षता का अनुपात। सर दक्षता का अनुपात क्या है? अरे तो दक्षता का अनुपात इनपुट के लिए आउटपुट टू इनपुट, ये एकदम सही, आउटपुट टू इनपुट एकदम सही। अरे मशीन द्वारा किए गए कार्य से लेकर मशीन पर किए गए कार्य, वर्क डन बाय द मशीन टू वर्क डन ऑन द मशीन, एकदम सही, ये भी है। मैकेनिकल एडवांटेज टू वेलोसिटी रेशियो, मेरे भाई दक्षता के लिए ये सारे के सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, अरे ये सारे 80 जैसे फॉर्मूले हैं। आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट दक्षता है, मैकेनिकल एडवांटेज बटे वेलोसिटी रेशियो दक्षता है, वर्क डन बाय द मशीन ऊपर और वर्क डन ऑन द मशीन नीचे, वो भी दक्षता है। ठीक है, तो बच्चों यहां पर हमारा जो सिंपल मशीन वाला चैप्टर था उसमें टोटल 48 क्वेश्चन थे, वो मैंने आप लोगों को फिनिश किए। आई थिंक आपको वाला चैप्टर समझ में आया होगा, इसकी थ्योरी अच्छे से समझ में आई होगी, और इसी तरह से अभी हम बाकी और चैप्टर भी खत्म कर देंगे। फिलहाल आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितने भी बच्चे लेक्चर को पूरा देखे बगल में रेटिंग जरूर करिए कि आपकी क्लास कैसे लगी। थैंक यू वेरी मच।